झंडे और इन चेहरों को देखकर इतना अंदाजा तो लग ही गया होगा कि ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ता और समर्थक हैं। पूछा जा सकता है कि इस उत्साह और खुशी की वजह क्या है। 14 नवंबर दिन शुक्रवार को JBKSS और JLKM रांची ने एक्स पर यह वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि घाटशिला में पिछले चुनाव से ज्यादा वोट लाना ही हमारी सफलता है, असली जीत है, जश्न तो बनता है। यह दिगर बात कि हम आप हैरान हो सकते हैं कि बड़े मार्जिन से हार के बाद भी यह खुशी, लेकिन हाँ इसके मायने हैं। दरअसल घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में दो ताकतवर धड़ों झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बीच तीसरा कोण बनाने के मकसद से चुनाव में उतरे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने प्रदर्शन से हताश और निराश नहीं है। 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार रामदास मुर्मू को 8,092 वोट मिले थे, वे तीसरे नंबर पर थे और इस बार के उपचुनाव में उन्हें 11,542 वोट मिले हैं और तीसरे नंबर पर ही हैं। जबकि चुनाव जीते सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन को रिकॉर्ड 1,04,794 और दूसरे नंबर पर रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को 66,270 वोट मिले हैं। जाहिर तौर पर सोमेश को मिले वोट और रामदास मुर्मू को प्राप्त वोटों के बीच का बड़ा फासला है और इस नतीजे के साफ संकेत हैं कि सोमेश के सामने रामदास मुर्मू कोई चुनौती पेश नहीं कर। लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने बीजेपी को यहां नुकसान जरूर पहुंचाया है। उन समीकरणों की चर्चा हम आगे करेंगे। उससे पहले घाटशिला में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और पार्टी के अकेला विधायक जयराम कुमार महतो की साख कैसे बची इसकी चर्चा करेंगे। यानी घाटशिला के उपचुनाव में जयराम कुमार महतो हार कर भी जीतते हुए दिखते हैं और इसके कारण भी है। घाटशिला उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही झारखंड की राजनीति में अटकलों का दौर शुरू था कि जयराम कुमार महतो अपना उम्मीदवार उतारेंगे या किनारा लगा जाएंगे। पर्दे के पीछे का सच यह भी है कि जयराम चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, इसके लिए दूसरे दलों के रणनीतिकारों ने प्रयास भी किए थे। जयराम का मन भी डोला, लेकिन आखिरी वक्त उन्होंने रामदास मुर्मू के नाम की घोषणा कर दी। यानी चुनाव में उतरने का साहस दिखाने के साथ ही सबकी नजर जयराम पर जा टिकी कि वे किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका बनाएंगे। अगर जयराम चुनाव में नहीं जाते तो ये भी आरोप लगते कि वे फलाना के हाथ में खेल रहे। वैसे अपने सार्वजनिक जीवन में इन आरोपों के बीच से ही जयराम कुमार महतो लगातार अब मजबूती से और आगे बढ़ते रहे हैं। 15 अगस्त को रामदास सोरेन के निधन के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों की नजर घाटशिला उपचुनाव पर लगी थी। आखिरी वक्त में जयराम ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे तो उनका एक ही मकसद रहा, जोर लगाकर लड़ना है, 2024 में मिले वोट के आंकड़े को पार करना है। दरअसल जयराम के पास इस चुनाव में खोने को कम और पाने को ज्यादा था और इसे उन्होंने कर दिखाया। 14 नवंबर को ही जयराम का एक बयान सामने आया है जिसमें वे कह रहे हैं कि पार्टी ने घाटशिला में अपना वोट बढ़ाया है। 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही अलग अलग राज्यों में उपचुनावों की तारीखों की घोषणा की गई थी। 11 नवंबर को घाटशिला में वोट डाले गए, यानी दलों के रणनीतिकार उम्मीदवार के सामने 1 महीने का वक्त था। ध्यान रहे 20 सितंबर को कुर्मी समाज ने झारखंड में रेल टेका डहर छेका आंदोलन किया था और कई इलाके में इसका व्यापक असर पड़ा था। कुर्मी आदिवासी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलित हैं और रेल टेका आंदोलन में जयराम और उनकी पार्टी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कुर्मियों की इस मांग के खिलाफ पूरे राज्य में आदिवासियों ने भी मोर्चा खोल दिया है और सबसे ज्यादा आदिवासियों के निशाने पर अगर कोई नेता रहे हैं तो जयराम पर सबसे ज्यादा इल्जाम लगा कि कुर्मी आंदोलन को उन्होंने यह हवा दिया है और उनकी नज़र आदिवासियों के आरक्षण पर है। हालांकि जयराम लगातार अपना पक्ष रखते रहे हैं और इन बातों पर भी जोर देते रहे हैं कि समाज उनके लिए पहले है।
घाटशिला आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है और इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ के तौर पर भी देखा जाता है। जाहिर तौर पर उपचुनाव की जो टाइमिंग थी उसमें कुर्मी आंदोलन को लेकर उपजे विवाद और आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन रैलियों का असर पड़ने की गुंजाइश बढ़ गई थी। जयराम को इसका अंदेशा था, लेकिन वे घाटशिला चुनाव में मुद्दों को लेकर मुखर रहे। चुनाव प्रचार के आखिरी 4 दिनों तक जयराम ने वहां डेरा डाल रखा था। वे सुबह से गांव तक, गांव में टोलों में नुक्कड़ सभा करते। वैसे गांव टोलों पर नजरें टिकाए रखी उन्होंने, जहां से वोटों की सेंधमारी की जा सके। कभी नंगे पांव, कभी साधारण चप्पल में, बातें एकदम खरी खरी। जयराम अपने भाषणों में छात्रों को ई कल्याण के तहत स्टाइपेंड नहीं मिलने का मुद्दा, शिक्षा, रोजगार, नियोजन नीति, स्थानीय नीति की बात करते रहे। खनिज संपदा के दोहन और आम आदमी के हक अधिकार की बात उन्होंने की। इसके साथ ही धन, बल और परिवारवाद की राजनीति पर वे चोट करते रहे। वह इन बात पर भी जोर देते रहे कि मंत्री का बेटा ही मंत्री क्यों बने, विधायक का बेटा ही विधायक क्यों बने। मतलब उन्होंने चुनाव में अपनी मंशा साफ करने की भरसक कोशिशें की कि वे जमीनी सवाल और मुद्दों पर चुनाव लड़ने आए हैं। घाटशिला उपचुनाव सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी थी। तभी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कम से कम 50 बड़े नेता और चेहरे चुनावी मोर्चा संभाल रहे थे। आखिरी के हफ्ते में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने भी अपनी ताकत झोंक दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चाबंदी में पूरा जोर लगा रखा था। 5 पूर्व मुख्यमंत्री समेत प्रदेश में अगली कतार के कम से कम 30 नेता मैदान में जमे रहे। दोनों तरफ से हर दांव हर पेच आजमाए गए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के रणनीतिक विषाद पर भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं सकी और आदिवासी वोटों का फैक्टर पहले की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहा। अलबत्ता शहरी इलाकों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। चुनावी इतिहास पर गौर करें तो घाटशिला में बीजेपी की सिर्फ एक बार 2014 में जीत हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की जोरदार मोर्चाबंदी के बीच जयराम की सेना हिम्मत के साथ मैदान में उतरी। देवेंद्र नाथ महतो, मोतीलाल महतो, पूजा महतो, दमयंती मुंडा, बिहारी महतो, प्रेम मार्डी, नवीन महतो, विजय साहू, बेबी महतो, सूरज सिंह, विजय सिंह, पूजा कुमारी, बेबी कुमारी, दीपक रवानी, राजदेश रतन, संजय कुमार, महेंद्र मंडल, तरुण, गोपेश सरीखे युवाओं ने गांवों को अपना ठिकाना बनाया। साधन कम, सुविधा कम, लाव लश्कर नहीं, पर पद यात्रा और नुक्कड़ सभा पर सबने जोर दिया, उत्साह, जुनून और जोश दिखाया। लोगों के बीच नेता पंपलेट बांटते। जयराम इस बात को लेकर सख्त थे कि कोई भी नेता गांव से डिगेगा नहीं। रणनीति के तहत कुर्मी बहुल गांव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने वोटों के तार जोड़ने और झंडे गाड़ने की कवायद शुरू की। परिणाम के संकेत साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद विद्युत वरण महतो, आजसू प्रमुख सुदेश महतो सरीखे चेहरे भी जयराम के इस समीकरण को तोड़ नहीं सके, यानी बीजेपी के काम नहीं आए। पूरे झारखंड की नजर अगर घाटशिला उपचुनाव पर टिकी रही तो इसकी एक वजह यह भी थी कि जयराम कुमार महतो की पार्टी का मैदान में उतरना और रामदास मुर्मू को कितने वोट मिलते हैं। दरअसल जयराम और उनकी पार्टी ने लड़कर भिड़कर झारखंड की राजनीति में इतनी जगह तो बना ही ली है कि कई मौके पर सत्ता और विपक्ष दोनों को वे खटकते हैं। इसलिए अगर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का वोट ग्राफ नीचे गिरता तो पार्टी को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता। लेकिन घाटशिला में हार कर जीतने वाले जयराम के सामने कड़वा सच यह भी है कि आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटों या आदिवासी बहुल इलाकों में पैर जमाना अभी उनके लिए कठिन हो सकता है। जयराम को इतना जरूर समझना होगा कि इस दौर में नई राजनीति करने वालों के लिए रास्ता कठिन है। इस दौर की लड़ाई को बहुत सब्र और धैर्य से लड़ना होगा। आपका अग्रेशन ही हर जगह नहीं चलने वाला, कांटे से कांटा निकालना सीखना होगा। साम दाम दंड भेद का तजुर्बा हासिल करना होगा। सांगठनिक लामबंदी का गुर सीखना होगा और राज्य का जो राजनीतिक ताना बाना है, वोटों का जो समीकरण है, उसमें अपनी शर्तों पर सही भविष्य के लिए किसी गठबंधन के विकल्प पर नज़र भी रखनी पड़ेगी। फैक्ट फाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।